वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर से तो बताएं। जी, एनी क्वेश्चन? चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग सम बेसिक ऑपरेशंस, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल। तो बेसिकली यहाँ पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक कर लिया था, बीटा फंक्शन गैमा फंक्शंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो एक ये सिग्निफिक में प्रॉब्लम था, सिग्निफिकेंट वाले में या सिग्निफ में, तो ये हमने फिर डिस्कस किया। मैंने आपको एक मैसेज किया था, इवन देन इफ यू हैव स्टिल क्वेश्चंस तो बताएं। चलें, तो आज हम देखते हैं सम स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल फंक्शन में देखें, स्टैटिस्टिकल फंक्शन कहें इनको, मैथमेटिकल अलजेब्रिक फंक्शंस कहें। दिस इज सम ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज का भी एक कमांड हो सकती है, लेकिन हम बेसिक इस वक्त बात कर रहे हैं। ठीक है, सम तो एक वेक्टर का आपको सम प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगेन ये एक वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है। अगर मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक अ कंप्लीट, उसको वेक्टर के तौर पे ट्रीट करेगा, मैट्रिक्स की तमाम वैल्यूज का सम दे देगा, जो कि ज़ाहिर है यूजलेस है। हमें या तो सम चाहिए होगा कॉलम वाइज या रो वाइज, उसके लिए फिर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। इस तरह कम सम है, क्यूमुलेटिव सम। क्यूमुलेटिव सम मीन्स सक्सेसिव सम। जिस तरीके से आप करते हैं कि पहली वैल्यू फिर नेक्स्ट वैल्यू, पहली दो वैल्यू का एडिशन फिर पहली तीन का एडिशन है, अप टू सो ऑन। मतलब जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाते हैं ना, तो इस तरह का एक कम्युलेटिव सम है। वेक्टर की, एक वेक्टर की वैल्यूज को कम्युलेटिवली सम करता है। सिमिलरली यू हैव प्रोडक्ट, PROD, प्रोड, रिटर्न्स द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वेक्टर है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, उसकी तमाम वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह कम प्रोड, ये कम में स्पेस नहीं है, ये गलती से यहाँ पे स्पेस आ रही है, स्पेस यहाँ पे नहीं है, कम प्रोड इकट्ठा है। रिटर्न्स अ वेक्टर ऑफ कम्युलेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक अगर आपके पास वेक्टर है तो उसके सक्सेसिव प्रोडक्ट्स, मतलब पहली दफ़ा आएगा पहली वैल्यू, फिर पहली दो वैल्यूज का प्रोडक्ट, फिर पहली तीन वैल्यू का प्रोडक्ट, फिर पहली चार का प्रोडक्ट, है ना, अप टू सो ऑन। जो लास्ट वैल्यू होगी जाहिर है वो तमाम n वैल्यूज का प्रोडक्ट होगी। सिमिलरली मिनिमम ऑब्जेक्ट रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेक्टर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? इसको अभी हम डिस्कस सर भी जी करते हैं। जी, सर जी फिर ये जो था हमने दूसरा पढ़ा है कॉमुलेटिव सम, और इसमें कॉमुलेटिव प्रोडक्ट, इनमें क्या फिर डिफरेंस है? किसमें? अच्छा जी जी, ठीक है सर, कोई बात एक लगे रही। प्रोडक्ट है ना, एक सम है, जाहिर है, तो उसमें जी दोनों में ठीक फर्क है। है। ठीक है, तो मिनिमम, मैक्सिमम, देन यू हैव स्टैटिस्टिकल जो बेसिक फंक्शन, उसमें मीन है, मीडियन, स्टैंडर्ड, SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, समरी। समरी की कमांड है फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वेटेड डॉट मीन, ये अगेन ये मीन गलती से कैपिटल हुआ है, ये वेटेड डॉट के बाद स्पेस नहीं है और m जो है वो स्मॉल है, ये जरा नोट कर लें, दैट इज स्मॉल। वेटेड मीन, इसमें एक वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा और एक W जो है वेक्टर ऑफ वेट्स होगा, क्योंकि वेटेड मीन में ज़ाहिर आपको वेट्स चाहिए होते हैं। इस तरह क्वांटाइल एक फंक्शन है, अब ये मैं अभी चेक करते हैं कि क्वांटाइल्स है या क्वांटाइल है। इसमें ऑब्जर्वेशंस मीन वेक्टर्स, और सी के अंदर आप रेलेवेंट परसेंटाइल देंगे। ठीक है, तो रेलेवेंट परसेंटाइल हमने कैसे देना है? फॉर एग्जांपल अगर 20th परसेंटाइल P20 चाहिए तो यहाँ हम परसेंटाइल की जगह 0.2 देंगे या 0.20 देंगे। अगर 5th परसेंटाइल चाहिए तो हम यहाँ पे क्या देंगे? 0.05। मतलब आप समझ लें कि 5th परसेंटाइल मीन 5th पार्ट ऑफ द 100, 5/100। अगर 10th परसेंटाइल है तो 10/100। ठीक है, अगर इस तरह इसमें क्वार्टाइल डिसाइल सारे इसी कमांड के थ्रू होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए तो आप क्या देंगे? 25/100। ठीक है, देन आखिरी जो ऑब्जेक्ट है, यू हैव स्केल। स्केल ऑब्जर्वेशंस, वेक्टर, सेंटर, ट्रू और फॉल्स।
अब ये जरा अहम चीज है कि सेंटर ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है कि उनको क्या, जब आप स्केल या स्टैंडर्डाइज करते हैं किसी वेरिएबल को, तो आपने उसको सेंटर्ड सिर्फ स्केल सेंटरिंग करनी है या सिर्फ स्केलिंग करनी है या दोनों काम करने हैं। ठीक है, एक होता है चेंज ऑफ सर जी, जी। सर स्केलिंग में ये वो स्केल है नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल? जी नहीं 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 नहीं, नहीं वो स्केल नहीं है, ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड है, जैसे चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल करते हैं। ठीक है, ये वो वाला है। चेंज ऑफ ओरिजिन में देखें, अगर आप सेंटर ट्रू करेंगे तो इट मीन कि आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू एक्स का वेक्टर गिवन हो, तो आप उसकी एक्स की हर वैल्यू में से 10 माइनस कर दें, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं ना, ओरिजिन आप चेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से आप शॉर्टकट मेथड से मीन वगैरह कैलकुलेट करते थे कभी, तो बेसिकली वो चेंज ऑफ ओरिजिन था। इसी तरह अगर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो आप चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं। स्केल यहाँ पे हम ट्रू अगर कर रहे हैं तो चेंज ऑफ स्केल होगा। अगर ये दोनों काम आप ट्रू कर रहे हैं, सेंटर भी ट्रू है और स्केल भी ट्रू है, तो फिर आप चेंज ऑफ ओरिजिन भी कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल भी कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, मीन और वगैरह आप एक कोडिंग मेथड से करते होते थे। जी सर जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरा मैं डिस्कस करना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ऑब्जर्वेशन तो जाहिर है एक वेक्टर होगा जिसमें ऑब्जर्वेशंस पड़ी होंगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर अगर आपने ट्रू दिया है तो वो क्या, तमाम वैल्यूज को में से मीन माइनस कर देगा। ठीक, और अगर आपने फॉल्स दिया है तो ये माइनस वाला काम नहीं करेगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, मतलब सेंटरिंग नहीं होगी, फिर चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। इसी तरह स्केल में अगर आपने ट्रू दिया है तो वो स्टैंडर्ड एविएशन पे, जो उस वेक्टर की ये ओबीएस वाला जो वेक्टर की जो स्टैंडर्ड एविएशन है उस पे तमाम वैल्यूज को डिवाइड कर देगा। और अगर आपने फॉल्स दिया है तो चेंज ऑफ स्केलिंग नहीं होगी, मतलब डिवीजन वाला काम नहीं होगा। ये तो क्लियर हो गया ट्रू और फॉल्स के सेंस में कि अगर ट्रू आप सिंपली लिख रहे हैं तो वो क्या करेगा, मीन माइनस कर देगा तमाम वैल्यू से। और अगर स्केल ट्रू कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड एविएशन तमाम वैल्यूज पे से डिवाइड कर देगा। लेकिन इसमें अगर आप ट्रू भी ना दें फॉल्स भी ना दें, आप कोई वैल्यू यहाँ पे दे दें, आप दे दें 50 और यहाँ पे दे दें 10, ठीक है, स्केल के साथ, तो फिर क्या होगा, अगर आप 50 देते हैं तो वो चेंज ऑफ ओरिजिन थ्रू मीन के बजाय थ्रू 50 करेगा। ठीक है, और इस तरह अगर आप 10 देते हैं तो स्टैंडर्ड एविएशन से डिवाइड करने के बजाय वो 10 से डिवाइड करेगा। तो इस केस में स्केलिंग तो हो रही होगी लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रही। क्यों होगी, क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल का मतलब ये है कि उसकी मीन माइनस करें और उसकी स्टैंडर्ड एविएशन से डिवाइड करें। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल हो रहा होगा बट दैट विल नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। हाँ, अगर आप सिंपली यहाँ पे ट्रू लिख दें या मीन लिख दें, यहाँ पे मीन वैल्यू जो भी उसकी है वो लिख दें, और यहाँ पे स्केल के साथ ट्रू लिख दें या उसकी स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू यहाँ पे दे दें, तो दैट विल बी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल या बोथ करना एक चीज है और वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड करना दूसरी चीज है। ठीक है, सर जी जो सेंटर है वो आपने माइनस में बताया, अगर प्लस करना हो तो फिर क्या करेंगे? क्या मतलब? मतलब मीन हमने हम उसमें से जो है ऑब्जर्वेशन में ठीक प्लस है, करनी है वैल्यू। आपके ख्याल में क्या मीन करना चाहिए? साइन प्लस लगा देंगे, प्लस 50 करेंगे। मैंने तो पहले अगर माइनस ही माइनस लगाया ना करना मैंने। तो फिर कुछ कॉमन सेंस यूज करें ना, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखिए, अगर मैं 10 दे रहा हूं तो वो x माइनस 10 कर रहा है। ठीक है, आप चाह माइनस रहे हैं 10 x दें। प्लस 10 करना, तो आप माइनस 10 दे दें। सो x ठीक माइनस है माइनस 10 इट विल बी x प्लस 10। जी सर। ठीक है, माइनस बाय डिफॉल्ट उसने करना है क्योंकि चेंज ऑफ ओरिजिन का जनरली मतलब ये लिया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन के सेंस में कि उसको माइनस करना है। ठीक है, बाय द वे जी ये सर। मैं आपको याद करवा दूं, आपने सेकंड या थर्ड या शायद फर्स्ट सेमेस्टर में चेंज ऑफ ओरिजिन वगैरह या कोडिंग या डायरेक्ट मेथड, आपको ये तो आपको याद है कि आपने किए हुए हैं ये मेथड्स। जी सर जी। क्यों करते हैं? मीन तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं ना। सर हम चेक करते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन से हमारे मीन पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो हमें प्रॉपर्टी से ही पता है कि फर्क पड़ता है, चेक करने की जरूरत ही नहीं। बेसिकली चलिए ठीक आपका है सर। मकसद ये है वहां पे,
ये ज़्यादातर मेथड चेक वाली बात भी ठीक है, लेकिन उस वक्त के मेथड्स हैं, ये शॉर्टकट मेथड हो गया, कोडिंग मेथड हो गया, जब कोई इतनी एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ नहीं थी। बेसिकली वो ओरिजिनल वैल्यूज़ को स्मॉल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब जैसे आप कुछ चीज़ें डिवाइड करते हैं वैल्यू स्मॉल हो जाएंगी, उनकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो आप माइनस ही करते हैं आमतौर पर। ठीक है, अगर आप इवन मल्टीप्लाई करें वे तो और ज़्यादा वैल्यू उसमें आ जाएंगी। ठीक है, और बहुत बड़ी वैल्यूज ऐसी हैं जिनको कंप्यूटर हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, सॉरी कैलकुलेटर हैंडल नहीं कर सकते थे पुराने। ठीक है, तो उसमें हो सकता है वो उसमें एक खास वैल्यू माइनस कर दें। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू लाखों में है, हमें पता है, और हम 1 लाख सब में वैल्यू में से माइनस कर दें तो वैल्यू हो सकता है 10 रह जाए, 5 रह जाए, 7 रह जाए, उसको डील करना आसान होगा। आखिर में जो एवरेज है उसमें आप फिर ऐड कर दें। चेक वाली बात भी ठीक है, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई बात वो भी ठीक है, लेकिन बेसिकली कंप्यूटेशन को इजी करने के लिए है था ये। तो माइनस ही करेंगे तो कंप्यूटेशन इजी होगी, प्लस करके तो कंप्यूटेशन मजीद डिफिकल्ट होगी, इस तरह मल्टीप्लाई करके कंप्यूटेशन डिफिकल्ट होगी, डिवाइड करके आसान होगी, लेकिन इवन देन आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कर सकते हैं, जो तरीका मैंने बता दिया है। और अगर आप स्केल की जगह अगर आप ये फिर वही सवाल आ गया कि स्केल में अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप बजाय वैल्यू देने के 1/that वैल्यू दे दे, जाहिर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अगर करके देखें तो शायद ज्यादा मजा आएगा। अच्छा, ये भी वेक्टर पे अप्लाई होना है। देखें आगे, देखें फॉलोइंग कैन बी अप्लाइड ऑन वेक्टर्स एज वेल एज मैट्रिसेस। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोरिलेशन मतलब COR, कोर ऑफ एक्स वाई एंड कोव ऑफ एक्स। ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई तो मुझे समझ आ गया, ये क्या कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई दे देगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई दे देगा कोर, ये कोव ऑफ एक्स ये क्या देगा? अगर एक्स वेक्टर है, अगर तो मैट्रिक्स है फिर तो वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स दे देगा ना ये। अगर x वेक्टर है तो फिर कोव की वैल्यू क्या आएगी, इट विल गिव यू वेरियंस ऑफ x। बेसिकली कोव अगर x वेक्टर है तो कोव ऑफ कोवेरियंस ऑफ x का मतलब क्या है कि कोवेरियंस ऑफ x विद x, दैट इज वेरियंस ऑफ x। ठीक है, जी सर। चलें इसको हम जरा देख लेते हैं, किधर गए और अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आप एक वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर x इज इक्वल टू c 5 8 9 11 15 15 25 29 30 35 39 40 49 50 56। सबसे पहले हम कहते हैं n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 15, सम ऑफ x 416, cumulative sum of x 5, 5 plus 8 13, 13 plus 9 22, 22 plus 11 33, cumulative sum। ठीक है, तो जाहिर है cumulative sum का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि रिजल्ट एक वेक्टर आएगा। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट ऑफ x एक सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये काफी बड़ी वैल्यू आ गई है, लेकिन cumulative प्रोडक्ट ऑफ x वेक्टर ऑफ वैल्यूज 5 5 into 13 जो भी वैल्यू आती है। ठीक है, then 22 into that value, then 48 into 33 into that value, तो मतलब सक्सेसिव सम्स आपके पास। अब एक चीज जरा देखें, सम ऑफ x डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ x, that will be 27.3। तो इसको सिंपली हम मीन ऑफ x से भी फाइंड कर सकते थे। इस तरह मीडियन ऑफ x 29, और मैंने वेरिएंस ऑफ x आपसे कहा था, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसमें ये चीज़ ज़रा नोट कर लें कि किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह वेरिएंसेस या स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी हैं वो आपको n-1 के उसके साथ मिलती हैं, मतलब अनबाइज्ड एस्टीमेट मिलते हैं।
ठीक है, दो तरह के वेरिएंसेस आप यूज करते हैं ना, एक विद n से डिवाइड करते हैं और एक आप n-1 से डिवाइड करते हैं। तो R में आप सिंपली वेरिएंस विल बी n-1 डिवाइजर, ठीक है, जो अनबाइज्ड एस्टिमेट है। अगर आप समरी की बात करेंगे, समरी ऑफ x, तो आपके पास मिनिमम आएगा, फर्स्ट क्वार्टाइल आएगा, मीडियन आएगी, मीन, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू। क्वांटाइल्स की बात हो सर रही ये थी, समरी 5 नंबर समरी है क्या मतलब? सर, जिसे हम 5 नंबर समरी कहते हैं, ये वो? हाँ, इसका 5 नंबर का मुझे नहीं पता, बहरहाल यही समरी है। फिर समरी स्टेटिस्टिक्स जब भी आप देंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी आर में। दूसरे सॉफ्टवेयर शायद कुछ चीज़ें इजाफी भी हों, मे बी। तो क्वांटाइल का एक ऑप्शन था, क्वांटाइल एक्स, और आगे आपने परसेंटाइल वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 25/100, तो 25/100 देना था, मैंने 10 दे दी, 13। तो 13th वैल्यू इज दी फर्स्ट क्वार्टाइल। आप क्वार्टाइल परसेंटाइल एक से ज़्यादा भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? C 0.25, 0.75, 0.5, so that will be first quartile, third quartile and median। तो ये अगर आप चाहें तो बेशक कुछ और वैल्यूज भी दे सकते हैं, 0.6 फॉर एग्जांपल, 0.9, तो 90th परसेंटाइल, 6th परसेंटाइल, 5th परसेंटाइल, ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं। क्लियर है जी? हाँ जी सर जी। जी, इसी तरह सॉर्टिंग का मैंने कल बता दिया था। एक चीज है मॉड, मॉड इस वक्त हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसको बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, हार्मोनिक मीन का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड करना चाहें तो आप इसको एज अ गुड कैलकुलेटर तो यूज कर सकते हैं ना। बताएं जी, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है? GM विल बी इक्वल टू, ये मैं एज अ कैलकुलेटर इसको यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ x पावर 1 ओवर लेंथ ऑफ x, तो GM विल बी इक्वल टू 22.08। ये इसका फार्मूला होता है। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप यूज करेंगे इसको, कि इसकी आपने पैरेंथेसिस का खास ख्याल रखना है, ठीक है। अगर ये पावर में है तो ये पावर में ही आए, ऐसा ना हो कि अगर आप यह ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो उसकी पावर 1 लेगा प्रोडक्ट की और फिर लेंथ से डिवाइड कर देगा। हालांकि आप तो ये नहीं चाह रहे, आप तो उसकी पावर 1/n चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह हार्मोनिक मीन क्या था आपके पास? HM आपके पास था लेंथ ऑफ x डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1/x, ऐसे ही कुछ था, यस सर। ठीक है। सो HM विल बी लाइक दिस 16 पॉइंट, अगर ये कैलकुलेशन मैंने ठीक की है तो। इस तरह वेरिएंस को आप फार्मूला के तौर पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू सम ऑफ x माइनस मीन ऑफ x पावर 2 एंड डिवाइड किससे करेंगे आप? n-1 n-1। तो अगर आपने n डिफाइन किया हुआ है देन गुड, लेंथ अगर डिफाइन लेंथ नहीं किया हुआ तो लेंथ ऑफ x -1, लेकिन पैरेंथेसिस का खास ख्याल रखना है। ये अगर ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रैकेट ना लगे तो वेरिएंस आपका बिल्कुल गलत आएगा। ये लेंथ से डिवाइड करेगा और जो रिजल्ट आएगा फिर उसको 1 में से माइनस करेगा। अब ये v का जवाब आया आपके पास माइनस, हालांकि आपका मतलब ये था कि इधर एक ब्रैकेट हो और एक आपके पास इधर ब्रैकेट हो। क्लियर हुई जी बात ये? हाँ जी सर। अब जरा v देखें, अगेन दैट इज माइनस, y दैट इज माइनस। जी, क्या इसमें खराबी है जी? खराबी तो इसमें है, क्या खराबी है? अगर आप गौर करें तो मैंने किया है, x माइनस मीन की पावर 2 ली है, हालांकि x माइनस मीन लेने के बाद होल पावर 2 लेना था मुझे, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ये ब्रैकेट खत्म करके मैं इधर ले आऊं, x माइनस मीन आ जाए, उसकी फिर पावर 2 ली जाए, दैट मीन्स 282 पॉइंट समथिंग, 282 पॉइंट जो बिल्ट इन भी हमें यही मिला था, ठीक है।
तो ये पैरेंथेसिस का खास ख्याल रखना है, ये अगर एक गलत है सारी कैलकुलेशन गलत है। इस तरह मीन डेविएशन आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, क्या आएगा आपके पास, क्या फार्मूला होता है जी, सम ऑफ x माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट ओवर n, यही होता है जी। n तो सम के लिए ABS एब्सोल्यूट के लिए x माइनस मीन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। और ये एक, अब एक इसमें ब्रैकेट एक कम लगी हुई है, वो कहाँ से कम है, आपने यहाँ पे एक इजाफी ब्रैकेट आपको देनी थी। सो MD इज 14 पॉइंट। अब इसमें वैसे आसान काम ये होता है कि जैसे अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि आपने ब्रैकेट यहाँ पे मीन के साथ, मीन ऑफ एक्स के साथ एक फंक्शन की ब्रैकेट है, फिर ये एब्सोल्यूट की एक ब्रैकेट आ रही है, और फिर सम की एक ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है सर सिर्फ जी, जी। सर n तो हमने अभी डिफाइन नहीं किया, तो लेंथ नहीं आना नहीं, था। मैंने किया था डिफाइन शुरू में, देखें ठीक है, ना, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x, ठीक है सर। ठीक है। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो वो एरर देगा ऑफ कोर्स, इसमें कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है। तो आप एज अ गुड कैलकुलेटर इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं जी। हाँ, स्केलिंग की एक बात आ रही थी। फॉर एग्जांपल ये x का वेक्टर है, मैं कहता हूँ स्केल x, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा स्केल x। अब ये रिजल्ट इसका एक मैट्रिक्स की शक्ल में आया। अगर आपको यहाँ पे रो में भी कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं और इधर भी कॉलम में भी नजर आ रहे हैं, तो ये एक मैट्रिक्स है। स्केल उसने क्या किया है, स्केल्ड सेंटर इसका क्या है 27.73, दैट इज मीन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 27.73 ही था। और स्टैंडर्ड एविएशन क्या है 16 पॉइंट समथिंग, स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो 16.8 ही था। तो इसका मतलब है कि अगर आपने स्केल की कमांड दी है तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्डाइज करता है। अगर आपने सेंटर में कुछ नहीं दिया, ना ट्रू दिया ना फॉल्स दिया, तो इट विल टेक मीन एज अ सेंटर फॉर चेंजिंग द ओरिजिन एंड स्टैंडर्ड एविएशन एज अ वैल्यू फॉर चेंजिंग द स्केल। हाँ, अगर आप यहाँ पे देते सेंटर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 10 एंड स्केल इज इक्वल टू फॉल्स, तो अब क्या करेगा, सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन करेगा विद रिस्पेक्ट टू 10। अब ये क्या क्या है, सेंटर 10 स्केल फॉल्स अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट। ये जरा देखें जी क्या है इसका मतलब है। इस मीन्स अगर इसको फॉल्स किया जाए, जी क्या मसला आ रहा है जी, आपकी समझ आ रही है? ये जरा उसको स्क्रीन को गौर करें, फिर सामने वैसे नजर आना चाहिए स्क्रीन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है। कुछ समझ आ रहा है? गौर करें, सामने नजर आ रहा है वैसे बाय द वे, इसमें क्या मसला है। जी, अगर आप गौर करें तो सिर्फ सेंटर की स्पेलिंग गलत है। सेंटर, देन यू विल गेट दिस। अब सिर्फ 10 माइनस करता गया हर एक्स में से, -5 माइनस 10 -5, देन 8 माइनस 10 -2, 9 माइनस 10 -1, 11 माइनस 10। तो स्केलिंग कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने सेंटर स्केल किस पे की, सेंटरिंग किस पे की है 10 पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 दिया था। इस तरह स्केल में आप फॉल्स के बजाय आप फॉर एग्जांपल 2 कर दें, तो हर वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। या मैं 5 ही कर देता हूँ चलें, तो दैट विल बी 1.4.2 दिस। इन दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड अगर करना है तो सिंपली अगर आप या तो इसको ट्रू करें और इसको भी ट्रू करें तो आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगी। और अगर आप इन दोनों की जगह कुछ नहीं लिखते फिर भी आप स्टैंडर्डाइज वेरिएबल देंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस ट्रू हैं। इनको अगर आप सेव करवाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं सेव करवा देता हूँ ए में, तो अब क्लास ऑफ एक्स क्या थी आपके पास, न्यूमेरिक, बट क्लास ऑफ ए इज मैट्रिक्स। इसका रिजल्ट मैट्रिक्स में आएगा, ये ज़हन में रखिएगा।
सर जी जी ये ऊपर अभी हमने एक कमांड लिखी ना मुख्तलिफ वे थोड़ा सा से ऊंचा बोलोगे फिर सर से। सर मैंने कहा हमने ऊपर कमांड लिखी ना मुख्तलिफ वे से कोई चीज स्किप करके सर अगर हम इस तरह करें कि स्केल ब्रैकेट में एक्स सेंटर लिख दें आगे स्केल की कुछ भी ना लिखें यानी कि सेंटर लिखकर ट्रू लिख जो दें भी फिर चीज ब्रैकेट अगर आप कुछ नहीं लिखते ना, ठीक है, तो जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो ले लेगा। अगर स्केल की जगह कुछ नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट उसने ट्रू लेना है और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। सेंटर की जगह अगर कुछ नहीं लिखते तो उसने ट्रू लेना है और मीन लेना है। अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो दूसरी वैल्यू ले लेगा। अगर आप सिंपली ट्रू लिखते हैं तो वो मीन पे सेंटर करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे स्केल करेगा। ठीक है, कोई चीज इनमें से जो मिस करेंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। ठीक है, ठीक है सर अब देखें ये लॉजिकली चले ना। अब तीन इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं ना इस कमांड में, एक स्केल, सेंटर और ये जो जिस वेक्टर को आपने स्टैंडर्डाइज स्केलिंग करनी है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि सेंटर की जगह कोई बाय डिफॉल्ट दिया जा सकता है, जैसे दिया हुआ है ट्रू। स्केल की जगह कुछ बाय डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है एक्स, जिस वेक्टर को स्केल करना है वो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं हो सकता, जाहिर है वो आपको ही प्रोवाइड करना है। ठीक है, जी। अब ये इसका रिजल्ट मैट्रिक्स के तौर पे आ रहा है। अगर आपको ये वेक्टर में चाहिए तो क्या करना चाहिए? मैट्रिक्स जी, आप इसको y को लिखें a और आप इसका लिखें पहला कॉलम। सो y विल बी फर्स्ट कॉलम। तो नाउ क्लास ऑफ y विल बी न्यूमेरिक, मतलब वेक्टर आ गया। अगर आप एज डॉट वो करते एज डॉट न्यूमेरिक तो फिर शायद ये काम ना करता, क्योंकि फिर वो लेट्स सी उसने एज डॉट न्यूमेरिक ने भी काम कर दिया है, क्योंकि इसमें इसमें वेक्टर एक ही था, एक ही कॉलम था इस मैट्रिक्स का। ये जो नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बना था उसका कॉलम एक ही था, इसलिए एज डॉट न्यूमेरिक का फायदा ये हुआ कि उसने पहले कॉलम को पकड़ के वेक्टर बना दिया। लेकिन अगर इसके कॉलम एक से ज्यादा होते तो फिर वो हर कॉलम को वेक्टर ना बनाता, बल्कि पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स हैं उनका मिला के एक वेक्टर बना देता। मे बी वो आपके लिए यूजलेस होता। ठीक है, जी। इसी तरीके से अब कोवेरियंस देखें एक्स और वाई की। एक्स और वाई की कोवेरियंस क्या निकलेगी हमें नहीं पता, जाहिर है ये वेरियंस है, कोवेरियंस आ गया। इनका कोरिलेशन क्या निकलेगा, बताएगा कोई? जी रमजान। सर याद नहीं आ रहा जी यार, एक एक्स वेरिएबल है, उसमें से कुछ माइनस किया है, उस पे सेम कांस्टेंट से डिवाइड किया है, नए वेरिएबल क्रिएट कर लिए, तो दोनों की कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 नहीं आना चाहिए? कांस्टेंट से आपने डिवाइड किया है, कांस्टेंट से आपने सब्ट्रैक्शन की है। इट मींस प्रैक्टिकली तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, एग्जैक्ट परफेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन है दूसरे का। ठीक है, दैट विल बी 1। ठीक है, इसी तरह बाकी फंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स ये आपके पास आ जाएगा, और अगर वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई करें तो फिर आपके पास कोवेरिएंस देगा बेसिकली। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हो, जैसे मैट्रिक्स ए है, तो फिर आपके पास कोवेरिएंस, क्योंकि वेक्टर इसमें एक ही है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स है और इस पर आप वेरिएंस अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक ही वेक्टर है, दैट विल बी 1। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स अगर एक से ज्यादा वेक्टर होते तो फिर तो कोवेरिएंस वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आपको प्रोवाइड कर। चलें,
अच्छा फर्दर देखें, ये कमांड मेरे ख्याल क्लियर होगी। वेटेड मीन आप देख सकते हैं, मीडियन देख सकते हैं, रेंज आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये रेंज जब आप अप्लाई करेंगे तो अभी हम देख भी लेते हैं, ये उस तरह नहीं देगा जैसे हम रेंज कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये दो वैल्यूज प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम, फिर माइनस वगैरह आपने खुद करना है। रेंज का कंसेप्ट बेसिकली है कि डेटा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। जी सर। तो नेक्स्ट देखें, ये कुछ फंक्शन है इंपॉर्टेंट, विच डॉट मिन और विच डॉट मैक्स, और रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मिनिमम वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। मतलब अगर आप ये कमांड अप्लाई करेंगे तो वो आपको ये नहीं बताएगा कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो ये बताएगा कि इस वेक्टर में मिनिमम वैल्यू की पोजीशन कौन सी है, क्या वो 5वीं पोजीशन पे है या 6ठी पे है या 10वीं पे है या 15वीं पे है, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू की पोजीशन कौन सी है, पहली है, 5वीं है, 7वीं है, ठीक है। सर जी इसका क्या फायदा होगा इससे? हाँ, इसका फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा ना कि वो किस पोजीशन पे पड़ी है। यानी कि सर हमें रैंक तो फिर उसका नहीं क्या करना फायदा पड़ेगा होगा? डायरेक्ट, जी यानी कि पहले हम रैंक करते थे, बाद में फिर चेक करते थे, इसमें डायरेक्ट ही हम रैंकिंग के बगैर करते थे। नहीं, रैंक करके तो जाहिर, अगर रैंक करके अप्लाई करेंगे तो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट पोजीशन पे होगी और मैक्सिमम लास्ट पोजीशन पे होगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। जब रैंकिंग सॉरी सॉर्टिंग होगी, जिसको आप रैंकिंग कह रहे हो, बेसिकली तो सॉर्ट हो रहा है ना वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जब आपने सॉर्टिंग कर ली तो मिनिमम वैल्यू ने पहली पोजीशन पे आना है, मैक्सिमम ने आखिरी पोजीशन पे आना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका ये बताएगा कि वो कौन सी वैल्यूज हैं, जो पोजीशन कौन सी है जिसपे मिनिमम वैल्यू। आगे इस कमांड को आगे फिर देखें, जब इस तरीके से जब आप अप्लाई करेंगे, विच और ब्रैकेट में आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5, तो ये उन तमाम वैल्यूज की पोजीशन आपको प्रोवाइड करेगा जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो आपने रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है, यूज किया है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली तमाम वैल्यूज की पोजीशंस आपको प्रोवाइड करेगा। हाँ, अगर आप इस कमांड को ऐसे अप्लाई करें, y इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 5, इसका क्या मतलब होगा? रिटर्न्स अ लॉजिकल वेक्टर बाय टेस्टिंग कंडीशन x ग्रेटर देन 4 फॉर ईच वैल्यू ऑफ द x, के जहां जहां x ग्रेटर देन 4 है वहां वहां ट्रू आ जाएगा, जहां जहां ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही वहां वहां फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसके, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर इसके बाहर आप कुछ और कंडीशन लगा दें, इसको खैर दिखाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप कहें जी मिनिमम वैल्यू आपके पास x की कौन सी है, 5 इस x में से, ठीक है। और विच डॉट मिनिमम, ये इत्तेफाक से पहले से ही सॉर्टेड है तो फर्स्ट वैल्यू है, मैक्सिमम 15th वैल्यू, फिर लास्ट वैल्यू जो है आपके पास मिनिमम। हाँ, अगर x को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, c x 32 4 36 50 52 फॉर एग्जाम्पल एंड 62 31 59, x को अब हमने चेंज कर दिया, x पूरा वेक्टर x वहां से उठा लिया और आगे कुछ वैल्यूज ये हमने ऐड कर दी। अब अगर आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू तो जाहिर है वही रहेगी 4। अब ये 4 की पोजीशन यहाँ पे आखिर में कहीं है। अब जब आप विच डॉट मिनिमम अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 17th पोजीशन पे है मिनिमम वैल्यू, विदाउट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में जाहिर है पहले उस पर आ जाएगा। तो इस तरह मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज 21। सो विच x इज ग्रेटर देन 20, तो इनकी पोजीशंस आपको प्रोवाइड कर देगा। 7th पोजीशन पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 20 है, 8th पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे और ऑनवर्ड्स सारी जो है वो ग्रेटर देन 20 है। 17th एक 4 हमने दिया था, वो लेस देन 20 यहाँ पे देख लें। तो इसी तरीके से अगर हम सिंपली ये कहें विच के बजाय हम ये लिख दें सिंपली, तो दैट विल बी लाइक फॉल्स 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 ट्रू ट्रू दिस। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें x इज ग्रेटर देन 20, तो ये आपको x की वो वैल्यू जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी वो आपको प्रोवाइड देगा। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स अप्लाई की,
स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको अगर याद हो तो इंडेक्सिंग के लिए यूज होती हैं कि x की वो तमाम वैल्यूज जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बजाय इसके कि मैं देखें अगर मैं देता ना जी 5वीं से 8वीं वैल्यू, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक। लेकिन मैंने ये कहा, क्या कहा है कि x इज ग्रेटर देन 20, तो इस कंडीशन पे जो जो वैल्यूज हो रही होंगी वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ये तमाम वैल्यूज। इनको अगर आप चाहें तो स्टोर करवा सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि भाई जाहिर है आप बहुत कई दफ़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि इससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो एक ग्रुप बन जाए, इससे जो बड़ी वैल्यूज़ हैं वो दूसरा ग्रुप बन जाए। इसी तरीके से आप इसको प्रॉपर इक्वलिटी भी लिख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 20, कोई वैल्यू भी नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 32, दो वैल्यूज़ हैं, एक ये 32 है, एक ये 32 है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस वक्त इसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका फ़ायदा तब नज़र आएगा जब आप इसको डाटा फ्रेम्स पे अप्लाई करेंगे। डाटा फ्रेम्स पे जब आप अप्लाई करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो फिर आपको आएगा जब फॉर एग्जांपल हो सकता है आप ग्रुपिंग वेरिएबल कोई हो, जैसे जेंडर मेल और फीमेल का डेटा अलहदा करना चाहें, तो आप एक डेटा मेल का बना सकते हैं, एक फीमेल का बना सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहीं से फिर हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। अब ये किसी भी वक्त एंड हो जाएगा, तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं। एनी क्वेश्चन जी? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर जी, इसमें तो नहीं है सर। आप वो थोड़ा सा ना स्केलिंग का बता दें सर, वो लाइट ऑफ हो गई थी तो मैं थोड़ी। नहीं, बाकियों से पूछिएगा। अब तो लास्ट मिनट है। स्केलिंग का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है, ये रमजान को हम गाइड करना जरा। सिग्निफिकेंस, ठीक है सर, मैं सॉरी बता सर। दूं। ठीक है सर बुक का कहा था आपने कि मैं सेंड करूंगा। जी, मैं सेंड करता हूँ, मुझे याद करवाइएगा, मैं सेंड करता हूँ इस वीकेंड।